जी। जी जी जी। अब देवेंद्र ये तो धर्मोरा जी, आप नमस्कार सर। जी। आप जो कह रहे हैं, आपने जो वाक्य कहा उसमें ये बात निहित है। हम्म, एक तरह से इस देश में ये जन आंदोलनों पर जन आंदोलनों की जीत है। और हम्म, ख़ास तौर पर किसान आंदोलन के उन तमाम शहीदों को याद करते हुए जो पिछले एक बरस में हम्म, 355 दिन में 700 के करीब शहादतें हुई। तो हम्म, उन शहीदों को भी इस मौके पर याद किया जाना चाहिए, और उन तमाम लोगों को जो हम्म, दिल्ली के मोर्चे पर, जिनको पहले दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा था, रास्ते में हम्म, राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सरकार ने खोद डाले, और हम्म, उसके बाद पानी की बौछार से लेकर सड़कों पर हम्म, कील लगाने तक सब कुछ किया गया। और हम्म, उसके बाद 355 दिनों तक लोग एकदम डटे रहे, उनको हम्म, खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली, विदेशी पैसा, पता नहीं जाने क्या क्या कहा गया। हम्म, तो उसके बीच में आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी कि इन कानूनों को वापस लिया जा रहा है, तो उससे हम्म, साफ हो गया कि वो एक लड़ाई लड़ रहे थे, वो एक जायज़ वाजिब लड़ाई थी। हम्म, और ये सही बात है कि जो तीनों कानून, तीन कृषि कानून जो थे, अब जब आप इस बात को कह रहे थे तब मुझे याद आ रहा था कि सुबह प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने बहुत कोशिश किया समझाने की, और हमने तो कानून को पहले ये भी कहा कि भाई जो आप चाहते हैं संशोधन वो भी कर लीजिए। फिर हमने कानून को 2 साल तक सस्पेंड कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये पहली बार इस देश के इतिहास में, भाई कर्मचारी तो सस्पेंड होता है फिर टर्मिनेट होता है, लेकिन इस देश के इतिहास में ये भी ऐतिहासिक है कि कृषि कानून ऐसे कानून हुए जो पहले सस्पेंड हुए फिर टर्मिनेट हो गए, इनको टर्मिनेशन का प्रोसेस चल पड़ा है। तो ये कर्मचारियों के साथ जो होता था वो अब कानूनों के साथ भी हुआ है। और निश्चित ही इसमें देखिए, जो दो तीन कानून थे, तीन में से खास तौर पर तीसरे वाले कानून के संदर्भ में तो हमने दो कानूनों पर और ज़्यादा बहस है ना। दो कानूनों पर तो भाई वो मंडियों के प्राइवेटाइजेशन से लेकर के और उसमें कॉरपोरेट फार्मिंग तक के दो कानून हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन तीसरा जो कानून था, जो आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में, और जिसके जरिए दाल, तिलहन, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं के दायरे से बाहर लाया गया, है ना। ये तर्क देते, और उसमें बड़ा अजीबोगरीब तर्क था। ये तर्क था कि चूंकि इस सब के बावजूद कालाबाजारी तो रुक नहीं रही है, ये कानून होने के बावजूद भी, तो इसलिए हमने खोल दिया, हम कालाबाजारी नहीं रोक पा रहे हैं। तो कम से कम उस कानून का तो कोई औचित्य था ही नहीं, एक तरह से आप देखिए तो। इस तरह और जो जिस तरह से आसमान छूती महंगाई है, ये सब है, तो एक तरह से ये सब होना, और 355 दिन तक अड़े रहना, ये एक हठधर्मिता थी। लेकिन किसान आंदोलन ने और उसके नेतृत्व को खास तौर पर, क्योंकि बहुत ऐसे मौके आए जिन मौक़ों पर लगा कि ये खत्म हो जाएगा आंदोलन। सत्ता ने जिस तरह से वहाँ हिंसा करने की कोशिश की, हिंसा करवाने की कोशिश की, प्रायोजित बहुत तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, तो किसान आंदोलन ने जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस जहीनता के जुड़िए साथ, आप। जिस समझदारी के साथ इस पूरे मसले को देखा और उसको हल किया, वो अपने आप में बेहद काबिल तारीफ है। और एक बार फिर इस देश के भीतर ये इस देश में जो भी लोग सत्ता में आए, ये लोकतांत्रिक देश है अंततः। और प्रधानमंत्री जी ने भले ही कहा हो कि एक छोटा सा हिस्सा था जिसको हम किसानों का छोटा हिस्सा था, हम उसको समझा नहीं पाए, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन असल में वो छोटा हिस्सा होता तो उसकी सुनी नहीं जाती। उस वो बहुत बड़ा सेक्शन था, और वो इतना बड़ा सेक्शन था कि कम से कम दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा दिख रहा था कि इससे मामला गड़बड़ा जाएगा, हार होने की संभावना है। तो इसलिए उस दबाव में ये वापस हुआ है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इसको, जो किसानों के इसको समर्थक भी हैं वो, आप क्या मानते हैं इसको? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग जो किसानों के समर्थक भी हैं वो इसको थोड़ा नकारात्मक रूप से देख रहे हैं कि ये तो चुनाव दबाव में हुआ। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र है, कि वहाँ जो बहुमत में है उसको हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि बहुमत स्थायी है। बहुमत स्थायी नहीं है, बहुमत देने वाले लोग स्थायी हैं। और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो वो सड़क पर उतरेंगे, वो लड़ेंगे, और जिसको उन्होंने बहुमत दिया है उसको झुकने पर मजबूर करेंगे। इस किसान आंदोलन में
जो बहुत नेता उभरे वो कोई ऐसे एंटी बीजेपी लोग भी नहीं थे। एक हिस्सा तो कम से कम पश्चिमी बीजेपी उत्तर थे प्रदेश वो। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा था वो तो एंटी बीजेपी भी नहीं था, हाँ, वो भाजपा के साथ वो खड़ा था सारा का सारा 2013। भाजपा का वोट बैंक है। हाँ, लेकिन ऐसी स्थितियां हुई कि लोगों के अस्तित्व का सवाल हो गया। तो ये इस देश के, मैं इस बार में फाइनल ये कमेंट कर रहा हूँ, आखिरी लाइन में बोल रहा हूँ कि इस देश के इतिहास में ये दर्ज होगा कि जिस समय इस देश की तमाम परिसंपत्तियों को नीलाम किया जा रहा था, जिस समय इस देश में सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा था, उस समय इस देश के भीतर किसान थे जो अड़ करके खड़े हो गए कि हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे। और उन्होंने न केवल अपनी जमीनें बिकने से बचाई, बल्कि इस देश की खाद्य सुरक्षा को भी, फूड सिक्योरिटी को भी बचाया। ये महत्वपूर्ण है। ये माइक बंद है आपका। हाँ जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि जो दो विरोधाभासी किस्म की बातें हुई कि एक तो लोकतांत्रिक बात है और दूसरा ये कि लोग तो चिल्लाते रहते हैं। अब ये दोनों बातें आपस में, माने अगर लोकतांत्रिक स्पिरिट है तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो यही है कि भाई जो भी जायज बात कोई भी कहे, है ना, क्योंकि यहाँ विपक्ष कोई शत्रु नहीं है। और किसी से भी जो भी राजनीतिक मतविरोध है जो हम समझे इतने सालों में, तो वो राजनीतिक मतविरोध तो नीतिगत स्तर पर ही है, नीतियों के स्तर पर है, व्यक्तियों के स्तर पर तो कुछ भी नहीं है। तो तब जो ये परिपाटी चली है, जो ये भाषा शैली भाजपा के ने विकसित की है इस देश में, कि उनके अलावा सब देशद्रोही है, सब गद्दार है, सब जाने क्या क्या है, तो ये बड़ा अजीब है। हाँ, ये हुआ है, ये हुआ है कि अगर किसी ने जरा सी भी खिलाफत कर दी कि ये इस तरीके का है, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी बातें कर रहा है, यानी कि मोदी विरोध का मतलब राष्ट्र विरोध हुआ। जी जी, एक सामान्य सी बात समझनी चाहिए। मैं तो तमाम जगह इस बात को कहता रहा हूँ कि देश की सरकार होती है, सरकार का देश नहीं होता। यहाँ परिभाषा उलट करके कि सरकार का देश हो गया, तो देश की सरकार है। तो लेकिन इस बार तो मान लिया, और ये मानते हैं कि मोदी जी ने मान लिया कि जनता की ताकत जो है, वो माने स्वीकारोक्ति तो एक तरह की है, हालांकि उनके वक्तव्य में ये नहीं झलका। और जैसा नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलन जीवी लोग हैं ये, तो है ना, कुछ आंदोलन जीवी तो उन्होंने ही कहा था कि आंदोलन जीवी है कुछ लोग इसमें। जी हाँ हाँ, नहीं माने आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलन जीवी हैं, ये शब्द इस देश ने पहली बार सुना। हमारे जैसे लोग हैं जो आंदोलनकारी होना फक्र की बात समझते थे। चलिए, आज तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है एक तरीके से, और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं किसी नेता ने कुछ कहा नहीं। अरे भाई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने कुचल दिया लोगों को। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चढ़ाने से पहले जो उनका वक्तव्य है टेनी साहब का, वो वक्तव्य आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैं सांसद बाद में हूँ, मंत्री बाद में हूँ, उससे पहले मैं क्या था ये समझ लो 2 मिनट नहीं लगेगा। ये अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका बयान है, और उसके बाद गाड़ी चढ़ाने का कारनामा हुआ है। तो भाई इससे ज्यादा बर्बरता क्या होती है कि लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, है ना, और उसके बाद उसको डिफेंड किया जाता रहा, उसके बाद उसका भी बचाव किया जाता रहा। और ये कौन, मतलब अगर भाजपा के लोगों ने नहीं कहा, गोदी मीडिया जो सरकारी भाषा एकदम बोलता है उसने नहीं कहा, किसने कहा कि ये सब खालिस्तानी है? मीडिया वाले भी खालिस्तानी है कि भाई जो है खाली, मतलब मैं आप सोचिए कि हम लोग आ रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है और किस तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम बताया गया, ये टेंट कहाँ से आए, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये जाने क्या हो। और आज भी देखिए, आज भी सोशल मीडिया पर आप प्रचार देखिए कि ये सब तो इनके हाथ से सब छिन गया है, ये सब हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 80 के दशक में इस देश में जिस समय सिखों को आतंकवादी बताया गया, खालिस्तान वाला पूरा मामला चरम पर चढ़ा, उसके बाद पहली बार हमने देखा हिंदुस्तान में कि इस तरह से सिखों के खिलाफ एक माहौल कि ये सब खालिस्तानी हैं, सब आतंकवादी हैं, सब देशद्रोही हैं, इसके बीच में घुस आए हैं, है ना। एक तरफ सरकार उनसे वार्ता कर रही थी, दूसरी तरफ वो खालिस्तानी थे। आज के दिन पर भी ये सब इस तरह की बात, तो मैं समझता हूँ कि असल में तो
ये संस्कृति बदलने की जरूरत है, ये तौर तरीका थोड़ा बदलने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि नहीं भाई, ये देशद्रोह की बात नहीं है। देश की सरकार पर सवाल उठाना देश के खिलाफ द्रोह नहीं है ना। वैसे तो अगर आप देखें तो भाई हमारे यहाँ ये जो तो कानून है, कोर्ट ने भी कह हाँ, दिया, कोर्ट ने भी कहा ये हाँ, बात। जी। कोर्ट भी कह रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हमारे यहाँ जो कानून है उसका नाम वैसे भी सेडिशन है। सेडिशन का मतलब राजद्रोह होता है, देशद्रोह नहीं होता। देशद्रोह कोई कानून नहीं है इस देश में, है ना। तो राज रहा नहीं, राज तो उनका होता, तब तो लोकतंत्र है, तो अंग्रेजों का राज होता था। तो इस तरह से इसको चुनाव की दृष्टि से, जी जी, चुनाव देखिए, चुनावी मैंने तो पहले कहा, मैं तो इस बात को बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं कि, और इसको स्वीकार करना चाहिए कि निश्चित ही चुनाव को देख करके ये निर्णय लिया गया है। ये विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, प्रधानमंत्री जी भी 365 दिन चुनावी मोड में ही रहते हैं, चुनावी प्रचार के मोड में रहते हैं। वो किस देश में जाना तय करते हैं वो भी चुनाव के मद्देनजर तय करते हैं। बंगाल का चुनाव होगा तब वो बांग्लादेश में जाकर के भाषण देंगे कि मैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था, कैसे था पता नहीं। तो ये तो पता है कि देश को ऐसा तो नहीं है कि लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये विडंबना है, और इसको इस तरह से पेश करना कि जैसे ये कल शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ ना, 355 दिन शुरू हुआ, 355, और उससे पहले पंजाब से लोग दिल्ली नहीं आ सके, इसके लिए भरसक प्रयास किया गया। पहली बार माने हम लोगों तो ये देखते आए आंदोलनों में कि सड़क पर बैठे तो मुकदमा हो गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित किया, और यहाँ सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग खोद दिया। जो सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की सरकारी संपत्ति की संरक्षक थी, संपत्ति निर्माण करती है और संपत्ति की संरक्षक है, बचाने का जिम्मा है उसका, वो सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए ताकि किसान दिल्ली नहीं पहुंच सके, है ना। और इतनी सहज सरल प्रक्रिया होती, जितनी सरलता के साथ प्रधानमंत्री जी बोले, तो तब तो भाई आपको ऐसी इमरजेंसी क्यों थी कि आप पहले अध्यादेश लेकर के आए। अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था पंजाब में, तो अध्यादेश जब आए उसी समय आंदोलन शुरू हो गया था। और ये याद करना चाहिए कि राज्यसभा में जिस तरह से ये विधेयक पारित करवाए गए, जिस तरह से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश साहब ने, उन्होंने एक तरह से इस लोकतंत्र को कलंकित किया। हम हरिवंश साहब को बड़ा ज़हीन व्यक्ति समझते थे, पढ़ा लिखा आदमी समझते थे, ठीक है कोई कहीं भी जाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इन विधेयकों को पारित कराने के लिए आउट ऑफ द वे वो गए, जिस तरह से उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया उस प्रोसीडिंग का, और बिना ध्वनिमत के, एक तरफा बिना मतदान के पारित करवाए राज्यसभा में, तो ये जो हड़बड़ी दिखाई दी, और इस हड़बड़ी के बाद तब जो ये पूरा चीजें लेकर के आए कि ये तो देशद्रोही, ये तो पता नहीं कौन इनके बीच में घुस आया है। अब आप सोचिए, मैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उस समय भी लोगों से सवाल पूछा कि आप सोचिए कि अगर किसी देश के भीतर ये इतनी बचकानी और इतनी भयानक बात है कि किसी देश के भीतर अगर पाकिस्तान जैसे देश की या चीन जैसे देश की यह ताकत हो कि वो 10,000 लोगों को सड़क पर उतार सकता हो, वो 1 लाख लोगों को सड़क पर उतार सकता हो, सोचिए तो वो देश, उस देश का अस्तित्व बचा रहेगा जिस देश में दुश्मन देश 1 लाख लोगों को सड़क पर उतार देता हो। ये कैसी बात है, ये बड़ी विचित्र बात है, ये दुखद शर्मनाक बात है। वो ठीक है, और इस गलती को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इस गलती को स्वीकारना चाहिए। सारी चीजें सीखने को भी मिली होंगी, ऐसा नहीं है। मैंने जो राजनीतिक भाषा इस देश में विकसित हुई, और ये 2014 के बाद इस तरह की भाषा विकसित हुई, ये जो गाली गलौज वाली भाषा है। और बहुत बार मैं देखता हूँ कि जो लोग उधर भाजपाई खेमे में भी नहीं हैं, उन पर भी उस भाषा का बड़ा प्रभाव है। और हमने कई सारे लोगों से इस बात को कहा कि भाई इस तरह की भाषा से नहीं हो सकता। मैं खूब जम करके बीजेपी का विरोध करता हूं, और मेरे फेसबुक वॉल पर आप देखिए तो कोई गलत टाइप का कमेंट लिखता है तो मैं लिखता हूं कि नहीं, बिना गाली गलौज किए हुए भी सभ्य तरीके से अपनी बात कही जा सकती है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये भाषा तो वहीं से उपजी है, ये खराब भाषा है, ये पॉलिटिकल भाषा भी नहीं है। लेकिन ये जिस किसी को गाली दे देना, अब लोग हमको भी देते रहते हैं, अब उसका क्या कीजिएगा, है ना। अचानक से कोई पूछने लगेगा भाई तुम कौन, तो अब हम उनको बताते फिरें कि हम कौन है। तो ये तो अलग बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, यहाँ बात ये नहीं है भाई योगेंद्र यादव को या अरुंधति रॉय को डिफेंड करने हम नहीं बैठे हैं,
और पता नहीं इस देश में कैसे लोग समझते हैं कि भाई योगेंद्र यादव वामपंथी हैं, वो कैसे वामपंथी है पता नहीं, मैं तो नहीं मानता, ना जानता हूँ इस बात को कि वो वामपंथी हैं, है ना। यहाँ ये डिस्कशन का पॉइंट लंबा हो जाएगा, वरना मैं इस हाँ, बात पर कभी और योगेंद्र डिटेल में यादव बहुत वैसे तो बता इंटेलिजेंट सकता आदमी है, हूँ इसमें कोई मैं। दुराई नहीं है। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, कोई भी आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है उसका, और वो उनका अपना काम है, वो प्रोफेसर रहे हैं तमाम जगह, है ना। प्रोफेसर भी नहीं है रहे, और अरुंधति सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी, ये जो एग्जिट पोल का है दूरदर्शन पे, अरुंध उन्होंने ही शुरुआत की थी। हाँ, अरुंधति ये रॉय फार्म इंटरनेशनल राइटर हैं, और आप इन सब लोगों के लिखे हुए में भी कम्युनिस्टों की आलोचना और वो सब देख सकते हैं। और तीसरा कन्हैया कुमार का नाम साहब आपने लिया, वो तो वहाँ चले कांग्रेस पार्टी में है आजकल, तो उनके खिलाफ भी अगर आप चाहें तो मैंने खूब लिखा, और मेरा लिखा खूब लोगों ने छापा भी, नेशनल न्यूज पोर्टल्स ने भी। तो बात ये नहीं है। राजेश बात तो मधुकांत जी कह रहे हैं अडानी और अंबानी सबसे बड़े मजदूर हुए फिर तो, और विवेक गुसाई जी कह रहे नहीं, हैं मियां खलीफा ये किसान थी उस वक्त। मियां खलीफा कौन नहीं है भाई? भाई, वो प्रमुख दुनिया नेता में थे। नहीं, गीता बागड़ी जी दुनिया प्रणाम कर रही हैं, कोई नमस्कार। कोई इनमें से जिन भी लोगों ने सॉलिडारिटी में लोगों ने बयान दिया, वो इंटरनेशनल किसानों के हित में सॉलिडारिटी बोले हैं, जो भी लोग बोले हैं, किसानों चाहे के वो पक्ष में किसान बयान थे या दिए। नहीं, भाई चाहे वो आंदोलन किसान थे या आपने नहीं थे। आंदोलन इतना बड़ा खिंच गया, एक साल तक खिंच गया कि उसमें पूरी दुनिया में उसका चर्चा होने लगा, सारे दुनिया के दूतावासों के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, है ना। ये सब हुआ। और मतलब ये एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको मलिक साहब कह रहे थे कि भाई अंबानी को आज से नहीं है, निश्चित सही बात है, आज से नहीं है। और अंबानी जो इतने बड़े हुए तो उनको सत्ताओं ने, सरकारों ने पनपाया। एक बड़े वाले अंबानी हैं जो इस दुनिया में नहीं रह गए हैं, तो उन पर एक किताब एक ऑस्ट्रेलियन राइटर ने लिखी जो हिंदुस्तान में बैन हो गई, है ना। उस किताब का नाम था द पॉलिएस्टर प्रिंस। मुकेश अंबानी पर नहीं, धीरू भाई अंबानी पर किताब लिखी गई, और वो किताब में तो विवरण है कि कैसे पिछली वाली सरकार के ज़माने में वो बढ़े। ये सही बात है। कांग्रेस के ज़माने में उस समय जो नीरा राडिया के टेप्स आए, तो नीरा राडिया के टेप्स में एक जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो दत्तक दामाद थे रंजन भट्टाचार्य और मुकेश अंबानी का संवाद है। और रंजन भट्टाचार्य से मुकेश अंबानी कहते हैं कि यार रंजन, अब तो कांग्रेस भी अपनी ही दुकान हो गई है, कांग्रेस भी, है ना। तो उसको बढ़ाने में दोनों पार्टियों का बराबर योगदान है, सही बात है। मैं याद दिलाऊं, 2014 में जब पहला बजट आया तो एक अंग्रेजी अखबार का शीर्षक था, मोदी जी की सरकार का पहला बजट आया तो एक अंग्रेजी अखबार ने उस बजट पर जो खबर छापी, तो उसका हेडिंग था चिदम्बरम्स बजट विद अ सैफरन लिपस्टिक। चिदम्बरम्स बजट विद अ सैफरन लिपस्टिक, यानी कि भगवा लिपस्टिक के साथ चिदम्बरम का बजट। उस मामले में, निजीकरण में, ये सब में, तो वो एक तरह से 1991 के बाद सरकार में उस पर सहमति है, ये बात है। लेकिन क्योंकि ये भाजपा के लोगों ने अद्भुत किस्म का तर्क इजाद किया है, और ये सारी बहसों में तर्क है, मैंने किसान आंदोलन से लेकर सब जगह, कि कौन सा कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था, कांग्रेस वाले क्या नहीं कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि देश ने आपको कांग्रेस के जैसा करने के लिए नहीं चुना है, कांग्रेस ने जैसा किया इसीलिए तो देश ने उसका प्रतिकार किया और उनको हटा दिया। तो अंबानी को वो भी बढ़ा रहे थे, आप कहेंगे नहीं वो भी तो बढ़ा रहे थे, इससे जस्टिफाई थोड़ा होता है, इससे ये सही थोड़ा हो जाता है कि उनके ज़माने में भी ऐसा ही होता था। तो ये जो तर्क पद्धति है। और एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही, कि पहले तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि बहुत छोटा आंदोलन था, बहुत कम लोगों को नहीं समझाया जा सका, है ना। अगर वो कम लोग होते तो उनकी सुनवाई होती नहीं, उनके पास जनशक्ति थी, इसीलिए उनकी सुनवाई हुई, इसलिए जनशक्ति प्रभावित करने की क्षमता रखते थे, इसलिए उनकी सुनवाई हुई, है ना। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये सही बात है कि भाई उनके ये अच्छी बात है कि देर से आए दुरुस्त आए, इसीलिए हाँ। लेकिन उसमें एक साल लगा, एक बात है। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 से जो भाजपा ने बनाया था, इस किसान आंदोलन ने उसको, जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसको एकदम बदल दिया। फिर से लोग किसान हुए, हिंदू मुसलमान होने के बजाय ये हुआ। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर ये खतरा बीजेपी इसीलिए महसूस कर रही थी
कि उसने जो प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाया था, वो प्रयोगशाला टूट गई। टिकैत जो इस आंदोलन में एक तरह से बहुत कमजोर नेता थे, इस आंदोलन लोगों को बदलता बहुत भी बड़े है, नेता उभर लोगों के को सुधारता भी है, उनको परिष्कृत भी करता है। तो वो तो उसी 2013 ये के कहा बाद भी उसी है खेमे कि में इससे खड़े हुए। बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। हाँ, उन्होंने अपने मुंह और से भी ये शिक्षा कहा लेनी कि मैं चाहिए। तो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं तो इन्हीं को वोट दिया मैंने तो, और मुझसे गलती हो गई। नहीं और नहीं, वहाँ दिया जिस ही तरह है। का देहरादून से गाजियाबाद हाँ। तक देख लो, सारे एमपी बीजेपी के तो पूरी बेल्ट जिस ने तरह वोट का दिया। जो सांप्रदायिक विभाजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद 2013 में पैदा हुआ था, इस किसान आंदोलन का एक योगदान ये भी है कि उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उसने ध्वस्त कर दिया है। और वो जो ये कम्युनल पोलराइजेशन करने की भाजपा की कोशिश है, उस कोशिश को वो किसान आंदोलन ने पलीता लगाया है। और इस मायने में भी आंदोलन कितने तरह के प्रभाव पैदा करता है, ये इससे भी सीखने की बात है कि अचानक से वो जो हिंदू मुस्लिम में बटी हुई राजनीति थी, वहां लोग किसान हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, हम किसान हैं, खेती बचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और मैंने पहले भी कहा कि समझा नहीं पाए जैसा, तो ऐसी बात तो लोग, जैसा मलिक साहब भी कह रहे हैं, जैसा भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो समझ नहीं रहे कानून को। इस देश में किसान ही है जो वक्त पर समझ गया। मैं आपको बताऊं, मतलब आप सोचिए कि इस देश में न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, किसान सबसे ज्यादा अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई 2004 में, और शिक्षक कर्मचारियों ने उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया 2017-18 में, इतने साल बाद। सबसे ज्यादा जागरूक तो अगर निकले तो किसान निकले, और जो सबसे पढ़ा लिखा था। जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों ने, जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों ने बहुत छिटपुट 2 साल बाद 3 साल बाद बोलना शुरू किया। ये इस देश में किसान था जिसने अध्यादेश आने से पहले खड़ा हो गया, और जिसके मंत्रियों के पास उसको कन्विंस करने का वापसी नहीं करेंगे। पहले कानून वापसी, फिर घर वापसी, पहले कानून, और मंत्रियों के पास लॉजिक नहीं था कि उनको समझा सके। और किसी साथी ने कहा कि भाई वो सस्पेंड थे कानून में, तो पहले शुरू में मैंने कह दिया वो इतनी समझते भी नहीं। मैं कहा भाई बाद में बात करिए, ऐसी बात ना करें। कानून नहीं, वहाँ लोग मतलब वो लोग कानून के सारे पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे, वो उसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर पा रहे थे, खासतौर पर जो उनकी लीडरशिप है, जो उनका नेतृत्व है। और उस नेतृत्व ने अपने पूरे आंदोलनकारी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस बात को कम्युनिकेट किया, उन तक पहुंचाया कि ये कैसे गड़बड़ है। और मैंने तो शुरू में कहा कि भाई कानून तो, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2 साल के लिए सस्पेंड थे, तो ये तो मैंने आपसे कहा है कि भाई ये तो पहले कर्मचारियों के साथ होता था कि वो पहले सस्पेंड होता था फिर टर्मिनेट होता था। तो यहाँ कानून सस्पेंड हुआ फिर टर्मिनेट हो गया, तो वो जन दबाव है। और ये इस देश के भीतर जनता की मांग के लिए लड़ना, और ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना, तो किसान ने अपनी जायज मांगों के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए एक उत्साहजनक बात है। निश्चित ही ये उनकी जीत है, और इस देश के भीतर नए तरह की राजनीति का उभार हो, ये जरूरी है। जनता के पक्ष में खड़ी राजनीति का उभार हो, इसके लिए जरूरी है